Two charges, 1 coulomb and 5 coulomb are placed at same distance in air. The ratio of force acting on them, according to Newton's law of Newton's third law, they will apply equal and opposite force. So the force will be 1:1. Electrons are caused to fall through a potential difference of 1500 volt if they were initially at rest. Their final speed is. They will acquire potential energy. Potential energy हो जाएगा charge into potential, and that will convert into kinetic energy. Charge हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 और mass हो गया 9.1 into 10 to the power minus 31. Right? बाकी इससे आप solve करोगे तो हो जाएगा. Obviously कुछ क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होंगे. सो नेवर गो ऑन दैट के आसान ही है मुश्किल ही है, तो इसलिए कोई जजमेंटल मत होना, पेपर दे दो बस चुपचाप. ठीक है. द पोटेंशियल इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर. होलो स्फेरिकल कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, एक ही बात होती है. दोनों में चार्ज सरफेस पे होता है, दोनों में चार्ज सरफेस पे होता है और अंदर पोटेंशियल सेम वही होता है जो सरफेस पे होता है. तो पोटेंशियल इनसाइड है होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज कांस्टेंट. Three charges Q, Q and 4Q are placed at a straight line, are placed in a straight line of length L at point distance 0, L by 2 and L. From one end, in order to make the net force on Q 0, the charge Q must be equal to. This is Q, this is Q and this is 4Q. अब ये 0 L by 2 और L by 2 पे L पे है, तो ये डिस्टेंस L by 2 है और ये डिस्टेंस भी L by 2 है. हमेशा क्वेश्चन को ना बार बार नहीं पढ़ना पड़े, तो एक बार पढ़ के अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर लो. एक बार पढ़ो अपने हिसाब से रिप्रेजेंट कर लो तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट. अगर ये इसके ऊपर फोर्स 0 होना है तो ये नेगेटिव तो होना ही चाहिए. ठीक है. अगर इसके ऊपर फोर्स 0 होना है तो ये माइनस होना जरूरी है. ठीक है. अब इसके लिए इसके ऊपर दो फोर्सेस होंगी. ये अगर मैं फर्स्ट लूं, ये सेकंड लूं, तो ये नेगेटिव हो गया तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 और ये रिपेल करेगा F2. सो फॉर द इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2. F1 हो गया K Q Q अपॉन L by 2 स्क्वायर. राइट. एंड ये हो गया K Q 4Q अपॉन L स्क्वायर. सो अकॉर्डिंगली Q इज इक्वल टू Q आ जाएगा और माइनस साइन तो है ही है, तो देन इट विल बी माइनस Q. सो दैट सिंपल. आपको इक्विलिब्रियम देखना है, नेट फोर्स 0 हो जाएगी. ओके. Next, two concentric metallic spherical shell are given positive charge. ये दो शेल से दोनों को पॉजिटिव चार्ज दिया. देन कौन सा वाला हायर पोटेंशियल पे है ये हमें बताना है. कौन सा वाला हायर पोटेंशियल पे ये बताना है. तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो. इन दोनों को आपस में कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज हैज टू बी ऑलवेज ऑन आउटर सरफेस. चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पे होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो ऑब्वियसली अंदर वाले का पोटेंशियल हाई होगा. सो द इनर स्फीयर इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल. राइट. नेक्स्ट, एक मेटेलिक स्फीयर है, उसमें कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, ऐसे ऐसे
this way, this way. So now which is possible line? तो अगर मेटेलिक है तो कंडक्टिंग हो गया। कंडक्टिंग बॉडी की दो प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस के लिए, एक तो फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर, फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दूसरी, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होती। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब बची फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मल हुआ, तो ये एंगल है, तो इसलिए ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन फोर्थ में ये नॉर्मल है और ऐसे ही फील्ड लाइंस है, सो देन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Two charged conducting sphere of radii r1 and r2 are separated by large distance, are connected by a long wire. The ratio of electric field on their surface, right? ये दो स्फीयर है r1 और r2, इनको हमने कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2, और v होता है k q बाई r, तो दैट विल गिव यू q1 बाई q2 इज इक्वल टू r1 बाई r2। तो इससे हमारे पास q चार्ज का रेशो आ गया, ठीक है। अगर पोटेंशियल इक्वल है तो चार्ज हमेशा सेम रेशो में होता है जो स्फीयर का रेडियस है, रेडियस के रेशो में होता है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो निकालना है, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू k तो कैंसिल हो जाएगा, q बाई r स्क्वायर, तो r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ प्लेस करोगे तो दैट विल बी r2 बाई r1, राइट। तो ये r2 बाई r1 आ जाएगा, ओके। हो गया। नाउ 8th, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ये दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, आइडेंटिकल है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल होगी। मान लो U एंड U, तो इनिशियल एनर्जी हो गई 2U, ओके। अब हमने इसको स्विच को ओपन कर दिया, स्विच को ओपन किया और इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया दोनों में। ओपन करने के बाद, जब आप ओपन करने के बाद डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो उनकी कैपेसिटी चेंज होगी, कैपेसिटी चेंज होने से चार्ज चेंज होगा या पोटेंशियल चेंज होगा। अब इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा, इसमें, क्योंकि ये कनेक्टेड है, तो क्योंकि इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें एनर्जी हो जाएगी k टाइम्स ऑफ प्रीवियस, ठीक है। और k कितना है, 3, सो दैट इज 3 टाइम्स ऑफ प्रीवियस। अब दूसरे में क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था तो चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। देखो, अगर वोल्टेज है तो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर, और पोटेंशियल अगर लेते हैं, और अगर चार्ज लेते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है। अगर पोटेंशियल सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर चार्ज है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में चार्ज सेम है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इस केस में पोटेंशियल सेम है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड वाले की एनर्जी कितनी हो गई, U बाई 3, तो फाइनल एनर्जी हो गई U1 प्लस U2, दैट इज 10U बाई 3। तो अब आप इसका रेशो निकाल लो, सो दैट विल कम आउट एज 2 बाई 5, ठीक है।
बिफोर एंड आफ्टर निकालना है ना, हाँ, तो 2/5, राइट, समझ में आया? नेक्स्ट, when current I flow through a wire, the drift velocity is v. When current 2I flow through the same wire, 3/5 आएगा, राइट, 3/5 आएगा. When current I flow through a wire, the drift velocity of electron is v. When current 2I flow through another wire of same material having double the length and area of cross section, the drift velocity of electron will be I is equal to NEAVD. तो drift velocity हो गई I upon NEA. It is independent of length. It is independent of length. So it depend on current. Current हो गई double. Material same तो N same, EV same. And area of cross section having double the length and area of cross section, तो area of cross section भी double हो गया, तो it will remain same. तो it will be same. ठीक है बच्चों? Right? एरिया, उसमें एरिया डबल दे रखा था, डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, नाउ ये हमारे पास ये 8 वोल्ट रीड कर रहा है, तो व्हाट इज द ईएमएफ? ये ईएमएफ क्या होगा? अगर 10 ओम में 8 वोल्ट है तो 5 ओम में 4 वोल्ट होगा. अगर 10 ओम में 8 वोल्ट है तो 5 ओम में 4 वोल्ट, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 12 वोल्ट. तो दोनों मिला के 12 वोल्ट हो गया. A 10 meter long wire of resistance 20 ohm is connected in series with a battery of EMF 3 volt and a resistance of 10 ohm. The potential gradient along the wire. ये वायर है, रेजिस्टेंस 10 ओम, नहीं 20 ओम, और ये एक बैटरी है 3 वोल्ट और ये एक रेजिस्टेंस है 10 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया कितना? 30 ओम. तो करंट आ गया 3/30, दैट इज 1/10. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? दैट इज 1/10 into 20 IR, that is 2. Now potential gradient is potential per unit length, so that is 2/10, 0.2 meter. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.2 मीटर हो गया. नेक्स्ट, a heating coil transforms 100 joule of electrical energy into heat energy. The coil is cut in 2 halves. तो जैसे ही हम कॉइल को 2 हाफ में करेंगे तो हर एक हाफ का रेजिस्टेंस R/2 हो गया. एंड दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो हमने 2 R/2 वाले पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/4. R/2 इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस इज R/4. सो देन हीट क्या होती है? क्योंकि वोल्टेज तो सेम है तो V²/R. तो रेजिस्टेंस 1/4 हुआ, तो हीट कितना हो गया? 4 टाइम्स. ठीक है, तो अब ये याद रखो, अगर आप रेजिस्टेंस को छोटा करते हो तो हीट बढ़ती है. ठीक है, रेजिस्टेंस को छोटा करोगे तो हीट बढ़ेगी पैरेलल में, राइट. कंडीशन इज वोल्टेज मस्ट बी सेम. तो 1/4 वो 4 टाइम्स हो गई, तो कितना हो गया? 400 जूल. ओके,
Two particles x and y have equal charge after being accelerated through the same potential difference enter a region of the magnetic field and describe circular path the ratio of mass. ठीक है, मास निकालना है, दे हैव इक्वल चार्ज और पोटेंशियल भी सेम है. तो रेडियस का पोटेंशियल वाला फॉर्मूला होता है √2m/qv upon qb. So what is same? Charge same, potential same, magnetic field same. तो जब ये सब सेम हो गया तो R is proportional to √m. R is proportional to root of mass. तो mass is proportional to square. M R square is proportional to M. तो M1 upon M2 is equal to R1 square upon R2 square. So R1 by R2 square. Right? Two identical coils have a common center and their planes are at right angle to each other. They carry equal current if the magnitude of magnetic field at the center due to one of the coil is B, then the combination is. क्योंकि देखो कॉइल्स आइडेंटिकल हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी आइडेंटिकल होंगी, बट दे आर प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कॉइल आइडेंटिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आइडेंटिकल होगी. अब एक की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी सेंटर से ऐसे और दूसरे की ऐसे होगी, ये भी B और ये भी B. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट कितना हो गया B√2. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करोगे दैट विल बी B√2. राइट? B√2 मार्क गलत कर दिया होगा, ये B एंड B तो ये B√2 आएगा. राइट? ओ हो जाता है. मैं इसलिए तो बोलता हूँ अगर मेरे को पेपर देने बिठा दिया जाए तो मैं तो डूब जाऊंगा. आते सब होंगे फिर भी गलत कराऊंगा. In the figure, AB is a long straight wire carrying a current of 20 ampere and CDFG is a rectangular loop of size this. The edge is this. The force exerted by the loop on the magnetic field. देखो मैं कैलकुलेट तो करूंगा नहीं. ये मान लो लेंथ है L, ये डिस्टेंस मान लो R1 और ये डिस्टेंस R2. ये आपको दिया हुआ है सब कुछ. इन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम तो अट्रैक्शन होगा, तो ये एक फोर्स इधर लगेगी F1. इन दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट तो एक रिपल्शन होगा. तो नेट फोर्स होगी F1 माइनस F2. लूप के ऊपर दो फोर्स है, F1 इधर और F2 उधर. तो दो फोर्सेस हो गई, उनका रिजल्टेंट. तो नेट फोर्स हो गई F1 माइनस F2. F1 माइनस F2. राइट? एंड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर. और ये होता है न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ. तो इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल मिस्टेक है वो ये है कि लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे. तो अब इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R1 इंटू L माइनस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R2 इंटू L. इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एंड दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट. वो टूवर्ड्स लेफ्ट है. ठीक है? नेक्स्ट, which of the following is likely to have largest resistance
वोल्टमीटर की रेंज जितनी बढ़ती जाएगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एमीटर की रेंज जितनी बढ़ती जाएगी उतना रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज एमीटर वोल्टमीटर में से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? वोल्टमीटर। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट्स वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर वी टेक रेजिस्टेंस एज इनफाइनाइट, आइडियल एमीटर वी टेक द रेजिस्टेंस एज 0। तो इसे ध्यान रखना, वोल्टमीटर जितना रेंज बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एमीटर जितना रेंज बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। A dip circle is so set that the dip needle move freely in the magnetic meridian in the position the angle of dip is 39 degree. किसमें? मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल कितना है? 39 डिग्री। तो डिप एंगल जो मैग्नेटिक मेरिडियन में नापा जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रू डिप। ठीक है, सो दैट इज ट्रू डिप इज 39 डिग्री। अब हमने क्या किया? नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इज एट 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब जो मेजर होगा वो क्या होगा? अपरेंट डिप। अब अपरेंट डिप होता है 10 डेल्टा डैश इज इक्वल टू ट्रू डिप अपॉन cos फाइव। इन दिस केस फाइव इज गिवन एज 30, दिस इज गिवन एज 39 डिग्री, राइट? ये हमको दिया हुआ है और हमको अपरेंट डिप बताना है। देखो cos फाइव की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, 30 डिग्री दे रखे तो वैसे ही 1 से कम है। तो अगर cos फाइव की वैल्यू 1 से कम है तो ये पूरा मिला के 39 से ज्यादा हो जाएगा ना, बिकॉज नीचे लेस देन 1 है, तो टोटल मिला के विल बी ग्रेटर देन 39। एंड ये ध्यान रखना, अगर ट्रू डिप जो है अपरेंट डिप हमेशा उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अपरेंट डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ट्रू डिप, राइट? So that will be more than 39 degree. A current carrying wire is placed below a coil in its plane with current flowing A to B. The current is flowing like this, ऐसे, and current is increasing, current increase कर रही है। Now magnetic field की direction जो loop से connected होगी that is outward, आउटवर्ड इंक्रीजिंग फील्ड, आउटवर्ड इंक्रीज हो रही है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इनवर्ड फील्ड। तो ये इनवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी जो इसकी फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी, इसकी फील्ड इनवर्ड होगी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? क्लॉकवाइज, दैट विल बी क्लॉकवाइज, राइट? हाँ, अगर कांस्टेंट होता तो फील्ड होती, वो ईएमएफ होता ही नहीं। अगर डिक्रीज हो रही होती तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, राइट? ठीक है, next, in the figure the flux through the loop perpendicular, right? The flux is given, so EMF is d phi by dt, EMF is d phi by dt। इसका डिफरेंशिएशन हो गया 12t plus 7 और t is equal to 2, so that is 31। so 1 तो ये हो गया 31, राइट? तो या तो ये या ये। अब रेजिस्टेंस में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसके अपोजिट फील्ड इंड्यूस होगी, यानी कौन सी फील्ड इंड्यूस होगी? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड फील्ड के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फील्ड करंट ऐसे जाएगा, तो रेजिस्टेंस में किधर से किधर हो गई? लेफ्ट टू राइट।
So that is 31 millivolts left to right. The rate of heat production in a resistor due to alternating current is 10 ampere, same as that of DC current. ये definition है RMS की, so that will be 10 ampere, right? So this will be same as 10 ampere, okay? आयुष मैथ्स का पेपर कैसा था? पेपर कैसा था वो बता दे तूने। हाँ तूने क्या किया वो छोड़ दे। The mutual inductance of a pair of coil each of n turn is m Henry. If a current of I ampere are brought to in t second, the average induced EMF. Average induced EMF होता है m di by dt. M di by dt. So that is m I upon t. So that will be mi upon t. You don't have to take n. n क्यों नहीं लेना? क्योंकि n ऑलरेडी m में इंक्लूडेड होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में ऑलरेडी n इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए n दोबारा से लेने की जरूरत नहीं है। The turns of primary and secondary coil of a transformer are 5 and 10, and the mutual inductance of the transformer is 25 Henry. If the number of turns in the primary coil and secondary coil are made 10 and 5 respectively, then the mutual inductance will remain same. ठीक है? क्योंकि टर्न्स पहले 5 और 10 थे, अब 10 and 5 है, तो एक ही बात है ना। Mutual inductance depend on product of turns. Mu naught N1 N2 A by L. हमेशा एरिया कौन सा लेना? छोटे वाला, right? So it will remain same, that is 25. AC power is transmitted. The rate of Q from a powerhouse at high voltage. ठीक है? That is basically loss कम हो जाता है. It is more economical due to less power loss. Power losses कम हो जाते हैं. Okay? Next, a potential difference V across and the current I flowing through this. ये ध्यान रखना, ये cos है और ये sin है, तो फेस एंगल कितना हो गया? पाई बाई 2, और पाई बाई 2 फेस एंगल द पावर 0. ठीक है? फेस एंगल पाई बाई 2 तो पावर 0. और देखो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसलिए छोड़ के कुछ आना मत। और क्या पास करना है तुम लोगों को? ठीक है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी भी हालत में कुछ भी छोड़ना नहीं, कुछ भी जो भी गैस कर सको वो गैस कराना। An inductive coil has a resistance of 100 ohm. When an AC signal of 1000 is coiled, the voltage leads the current by 45 degree. देखो जब भी ये एंगल 45 डिग्री होगा तो यहां से ध्यान रखो, इंपीडेंस ट्राइंगल से, ये इंपीडेंस ट्राइंगल हो गया, ये रिएक्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये इंपीडेंस। 45 डिग्री मतलब ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, तो XL इज इक्वल टू R। XL हो गया 2 पाई FL इज इक्वल टू R। अब आपको R दे रखा है 100, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, ठीक है, 1000, तो उससे आ जाएगा, राइट?
हो गया? A resistance R and an inductance L and a capacitance C are connected in series across an AC source of angular frequency omega. If the resonant frequency is omega naught, then current will lag behind the voltage. करंट के लैग करने के लिए XL XC से ज्यादा होना चाहिए, XL XC से ज्यादा होना चाहिए। एंड जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो XL बढ़ता है और XC कम होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो XL बढ़ेगा, XC कम होगा। तो XL XC से ज्यादा कब होगा? जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। तो यानी दैट शुड बी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और लेस देन तो कैपेसिटिव होगा, यानी करंट लीड करेगी। ठीक है? इफ ठीक है, two circular P and Q are placed with their plane parallel to each other. A current is flowing. If this current is increased, right? अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाद में याद कर लेना। ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे इधर से, मैं इधर से देख रहा हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है? तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हुई। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपोजिट होनी चाहिए। वो इसके अपोजिट होगी तो कैसे होगी? इस तरफ। इस तरफ होने के लिए करंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है? तो करंट ऐसे हो गई तो देन अपोजिट में क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है, राइट? अब आप ये याद रखो, फील्ड इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, फील्ड डिक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा, पास में आएंगे, यानी और फ्लक्स गेन करने की कोशिश करेगा। तो इन दिस केस इट विल बी रिपल्शन, ठीक है? सेम डायरेक्शन करंट होगी अगर डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन करंट होगी अगर इंक्रीज हो रहा है। Two resistors of 10, 20 and an ideal inductor of 10 Henry are connected to 2 volt battery. The initial and final current through the battery. देखो, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इंडक्टर में करंट 0, ठीक है? यानी इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो सारा करंट इधर से फ्लो होगा, राइट? तो करंट कितना हो गया? 2/30। पहले कितना हुआ? 2/30, दैट इज 1/15। ये तो पहले की कहानी है। अब बाद में क्या होगा? बाद में धीरे धीरे इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं बचेगा। तो अब टोटल करंट कितना होगा? दैट इज 2/20, दैट इज 1/10, राइट? सो बिकॉज इंडक्टर करंट को अपोज करता है तो पहले करंट कम होगा, बाद में करंट ज्यादा होगा, ठीक है? तो कम से ज्यादा हो जाएगा। सो दैट विल बी 1/15 to 1/10। कैपेसिटर होता तो उल्टा होता इसका, कैपेसिटर होता तो क्या होता? उल्टा होता। कैपेसिटर में स्विच ऑन करते ही करंट मैक्सिमम होता है और थोड़े टाइम बाद करंट 0 हो जाता है, राइट? अगर इस इंडक्टर की जगह कैपेसिटर होता तो आंसर उल्टे होते जस्ट, ठीक है? तब ये I1 होता, ये I2 होता। हाँ, फिर भी ऑप्शन होता। नाउ 29, किस पोजीशन में EMF इंड्यूस होगा? किसी भी कंडक्टर में EMF इंड्यूस होने के लिए उसको फील्ड लाइंस कट होना चाहिए, ठीक है? तो आप कंडक्टर के मूव करो, कंडक्टर को मूव करो एंड देखो फील्ड लाइंस कट हो रही है कि नहीं। अगर हम ऐसे, ये फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे दिस वे,
तो मैं कंडक्टर ऐसे मूव करूंगा या ऐसे मूव करूंगा तो नहीं कट होगी, ऊपर नीचे मूव करूंगा तो कट होगी. तो व्हाट विल बी द आंसर? M. So the answer will be M. Right? A resistor R and a capacitor are connected in series across a source of EMF of 5 volt. RMS voltage across C is 3, then across R is, देखो ये भी आप यूजुअली इम्पीडेंस ट्रायंगल से कर सकते हो. ये 5 है, ये रेजिस्टेंस होता है 3, तो ये कितना आएगा 4. ये X, ये R और ये Z. रिएक्टिव का रिएक्टेंस में वोल्टेज यानी C में वोल्टेज, C में वोल्टेज 3 है तो ये 3 है, तो ये 3 दिया हुआ है. और टोटल वोल्टेज कितनी 5, तो ये वोल्टेज कितनी बची 4. ठीक है. और वैसे भी V स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर. एल या सी में से कोई एक नहीं है तो वो छोड़ दो. An LCR series circuit contains L is equal to 8, C is equal to 0.5. The resonant frequency of the circuit is. Resonant frequency होती है 1 by 2 pi root LC. So that is 1 by 2 pi root L is 8 into 0.5 into 10 to the power minus 6. So 8 into 5, 4, 4, तो 2 pi and then 1000, तो 250 by pi. Right? ठीक है बच्चों? A potential difference of 600 volt is applied across पैरेलल प्लेट. ये पोटेंशियल डिफरेंस है 600, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V by D, दैट इज 600 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है. E इज इक्वल टू V by D, तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 5. राइट. अब आपको निकालना है स्पीड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ अनडेविएटेड पास होने के लिए V शुड बी इक्वल टू E बाई B. तो B इज इक्वल टू E अपॉन V. V कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इज 0.1. तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, आइदर दिस or this, right? अब now it will be outward or inward, वो आपको फोर्स से लगाना पड़ेगा. देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इज लाइक दिस, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है अपोजिट, तो ये मैग्नेटिक फोर्स है. अब मैग्नेटिक फोर्स ये है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये स्पीड है, दिस इज स्पीड नीचे, फोर्स उधर, फोर्स इधर, तो फील्ड अंदर. बट ये रूल है पॉजिटिव चार्ज के लिए और हम किस पे लगा रहे हैं? नेगेटिव चार्ज पे, तो उसके अपोजिट. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इट इज इनवर्ड, सो बट द चार्ज इज नेगेटिव, सो इट विल बी आउटवर्ड, सो दैट विल बी आउट ऑफ द पेज. D. Okay. Right? A proton and an alpha particle with same kinetic energy are projected at right angle to a uniform magnetic field.
अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये हो जाता है √2mk अपॉन क्यू बी। क्योंकि k और b सेम है तो r इज प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन q। ठीक है। नाउ अल्फा पार्टिकल के लिए मास होता है 4m, चार्ज डबल, तो r अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 4m अपॉन 2q, तो ये आ गया m/q, 2e होता है ना, e लिख लो, तो ये हो गया m/e। और प्रोटॉन में क्या होता है, मास √m और चार्ज e, तो दोनों का रेडियस सेम हो गया, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। ठीक है, so they will bend with the same radius, right? रेडियस कम होना मतलब ज्यादा बैंड होना, रेडियस ज्यादा होना मतलब कम बैंड होना। ठीक है, ये एक और ये एक, ये ज्यादा बैंड हो रहा है, ये कम बैंड हो रहा है, तो इसका रेडियस कम है, जो ज्यादा बैंड होता है उसका रेडियस कम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, okay? A current I flows in a circular arc which subtend angle 3π/2. ये section of that है, section, यानी that is part of the loop है। तो ये कितना होता है, μ0 I/2r थीटा अपॉन 2π। तो थीटा कितना दे रखा है, 3π/2, so 3π/2। ठीक है, so that is 3 μ0 I/8r। A cell has an EMF of 1.5 volt. When short circuited, it gives a 3 ampere. जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो R इज इक्वल टू V/I। V कितना 1.5 और I कितना 3, तो दैट इज 0.5 ओम। शॉर्ट सर्किट मीन्स ओनली द इंटरनल resistance is active, so that is V/I and this will be 0.5 ohm। 36. Two cells having EMF E1 and E2 when placed in series produce null deflection at a distance of 200 volts, and when placed in opposition that is 1.5 ohm। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K इंटू 204, एंड जब अपोजिशन में है तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 36। इसको डिवाइड कर दो, K कैंसिल हो गया। ठीक है, E1 दे रखा है 1.4, E2, हाँ तो ये E2 माइनस E1 करना चाहिए, है ना, नहीं उल्टे ही है। ठीक है, E2 दे रखा है तो E1 आ जाएगा। राइट, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो मैथ्स वालों को पता होता है, मेरे को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, मतलब हाँ, और जेन्युइनली बताऊं तो मैं भी भूल चुका। ठीक है, मैं देयर वाज ए टाइम व्हेन आई वाज वेरी स्ट्रांग इन मैथ्स, लेकिन मैं मेडिकल के साथ रह रह के वैसा ही हो गया, सब भूल चुका मैं, धीरे धीरे सब भूल चुका। क्यों, कंबाइंड स्टडी होती है, मेडिकल वालों को आता नहीं तो हम बताते नहीं है उस चीज को, और क्योंकि पढ़ा नहीं रहे तो खुद धीरे धीरे हम खुद भूल जाएंगे। If two bulbs 25 and 100 volt are connected in series across a 440 volt supply, ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये वोल्टेज इसके बराबर होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए तो फ्यूज होगा। अगर कम होगी तो आपको पूरा प्रॉपर पावर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर ये 220 हो या 220 से ज्यादा हो तो एक बल्ब फ्यूज होगा और वो कम पावर वाला फ्यूज होगा। ठीक है,
कम पावर वाला फ्यूज होगा। कौन सा? 25 वाट। हाँ, अगर वो 220 से कम हो गई वोल्टेज तो आपको दोनों में पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और जिसकी पावर उसकी रेटेड पावर से ज्यादा आएगी। यानी आप पावर कैलकुलेट करो, अगर इसकी पावर 25 से ज्यादा आ गई तो ये फ्यूज हो जाएगा, उसकी पावर ज्यादा आ गई तो वो फ्यूज हो जाएगा। बट सीरीज में तो अगर फ्यूज होगा तो लो पावर वाला ही होगा, अगर फ्यूज होगा। बट अगर वोल्टेज कम कर दी तो ऐसा हो सकता है कोई भी फ्यूज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, two positive charge of magnitude 2 and 3 coulomb are placed 10 centimeter apart. The electric potential at a distance of 10 centimeter from the middle point on the right bisector of the line joining, ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ये बाइसेक्टर है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया R इज इक्वल टू √10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब आपको क्या करना है? टोटल V1 प्लस V2, सो दैट इज K इंटू 2 अपॉन R प्लस K इंटू 3 अपॉन R। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। Right? The electric field in a region of space is given by 6i plus 3j. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है तो एरिया भी वेक्टर फॉर्म में निकाल लो। वाई जेड प्लेन होता है एक्स एक्सिस, एरिया अगर वाई जेड प्लेन में तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो एरिया वेक्टर हो गया 3i और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6i प्लस 3j। तो जो आई वाले हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 6 इंटू 3 इज 18, सो दैट विल बी द आंसर। और अगर j भी होता तो j को भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, दैट सिंपल डॉट प्रोडक्ट होता है। A solid conducting sphere have a charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting sphere. Let the potential difference is this. ठीक है, ये एक स्फीयर है, इस पे चार्ज q है और ये अनचार्ज है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है v, ये हमको दिया हुआ है। अब हमने इसको चार्ज दे दिया -3q, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर हम एक्सटर्नल स्फीयर को कोई भी चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल स्फीयर को हमने चार्ज दिया तो जितना पोटेंशियल सरफेस पे बढ़ेगा उतना ही उसके अंदर बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू v। एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड विदस्टैंड है मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 6 किलोवोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन 1 कितना हो सकता है? दैट इज CV। तो 6 यूनिट्स में जो भी आएगा है ना, उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। एंड दूसरा 2 माइक्रोफैरेड 4 किलोवोल्ट, तो मैक्सिमम चार्ज ऑन 2 इज 8 यूनिट। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम चार्ज जो दे सकते हैं वो कम वाला दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ज्यादा दिया तो ये तो डैमेज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 6 यूनिट। चार्ज हो गया 6 यूनिट और कैपेसिटेंस हो गया 1 and 2 इन सीरीज। 1 and 2 इन सीरीज इज 2/3, 2/3। तो पोटेंशियल कितना? Q/C। Potential is Q/C, so that will come out as 9 volt, 9 यूनिट, यानी जो ऑलरेडी यूनिट थी उसी यूनिट में 9 आ जाएगा, तो 9 किलोवोल्ट। क्लियर? आपको अपने मतलब के क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। बस ध्यान रखना, करके सारे आना, छोड़ना मत।
42. The electrostatic force between this, the constant K depend on SI unit, right? जो भी यूनिट सिस्टम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है. सो इट डिपेंड ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस. इंडिपेंडेंट लिखा है, डिपेंड, राइट. Depend on system of unit and medium between charges. A parallel plate capacitor with air is potential difference 500 and then insulated a plate, plastic plate is inserted. So हम during the process charge same रहा, तो C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2. तो पहले तो एयर है तो C नॉट पोटेंशियल इज 500, बाद में K टाइम्स C नॉट और पोटेंशियल कितना हो गया 75. तो K इज 20/3. K इज 20/3, राइट. हो गया. Now ये assertion reason quickly बताओ. Assertion: a conducting medium is placed between two charges. The electric source force between them become 0. So true. So this is true. A reduction in a force due to introduced material is inversely proportional to its directly constant. ये भी true and this is the correct reason also. ठीक है, ये explanation भी correct है. So the answer is first. Sharper is the curvature of a spot on a charged body. Lesser will be the surface charge density at that point. नहीं. Radius of curvature is inversely proportional to charge density. ठीक है, तो चार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, सॉरी उल्टा बोला मैंने, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो शार्पर तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो यहां पे क्या हुआ, फॉल्स हो गया. और ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो फोर्थ. द करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दैट्स ट्रू. करंट डेंसिटी होती है सिग्मा ई, राइट, और इसकी डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, राइट. करंट डेंसिटी हैज मैग्नीट्यूड करंट पर यूनिट एरिया एंड इट इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये रीजन भी है. तो दैट आंसर विल बी 1 फर्स्ट. ठीक है, इसकी कॉपी मैं उस पर डाल दूंगा ग्रुप पे, देख लेना. PDF, ठीक है. An ammeter is connected in series in the circuit. An ammeter is a high resistance galvanometer. ये ट्रू, ये फॉल्स. तो कौन सा आता है, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो आंसर इज थर्ड. इंडक्टेंस कॉइल आर मेड ऑफ कॉपर. दैट इज ट्रू, क्योंकि इंडक्टेंस कॉइल में हमें रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होता. आइडियल इंडक्टर मींस जीरो रेजिस्टेंस. सो इंड्यूस्ड करंट इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस. ये भी ट्रू है एंड दिस इज द रीजन ऑल्सो, राइट. सो द आंसर इज फर्स्ट. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द करंट. स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज कम होना, वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा. ये ट्रू. ट्रांसफॉर्मर ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये भी ट्रू, और ये इसका रीजन भी है. एनर्जी इज व्हाट, वोल्टेज इनटू करंट.
तो अगर वोल्टेज, एनर्जी तो सेम रहनी है, पावर जितना इधर है उतना ही उधर होगा, तो इस वजह से करंट बढ़ जाएगा. सो दैट इज 1. राइट. 50. अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का काम क्या होता है गैल्वेनोमीटर में? रेडियल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. बिकॉज विदाउट इट, पूछा, आपकी बार मैंने सही किया, अदरवाइज मैं गलती करता हूं ऐसे सवाल. बिना इसके मैग्नेटिक फील्ड ना तो रेडियल होगी ना स्ट्रॉन्ग होगी. ठीक है. सर ऐसे क्वेश्चन को हम अंडरलाइन कर ले, अगर हमारे पास पेपर मतलब हाँ. बात करने दें, पर वो करने ही नहीं देते. आगे बढ़ो, इसका डेली होना चाहिए. Will not be radial and strong. Will be non-radial and weak. An ammeter is obtained by shunting a 30 ohm galvanometer with 30 ohm resistance. अगर सेम वैल्यू से शंट करेंगे तो रेंज डबल हो जाएगी. सेम वैल्यू से शंट किया तो डबल हो जाएगी. राइट. तो 30 ओम शंटेड है तो टोटल कितना हुआ? 15 ओम. तो डबल रेंज करने के लिए 15 ओम से शंट कर दो. ठीक है. डन. ना एक छोटी सी केस स्टडी बची, वो कर देते हैं. हो गया फिर? हो गया. राइट. A tuning circuit with a radio receiver has a resistance of 50 ohm. R is equal to 50. Inductor L is equal to 10 into 10 to the power minus 3 and a variable capacitor. 1 megahertz, frequency is 10 to the power 6 and a potential difference 0.1 millivolt. Right. Now the value of capacitor to produce resonance. Right. Take pi square is equal to 10. So F is equal to 1 by 2 pi f is equal to root LC. So LC is equal to 1 by 4 pi square f square. So 1 by 4 into 10 into f is 10 to the power 12 और L कितना है? 10 to the power minus 2 है ना. 10 into 10 to the power minus 3 is 10 to the power minus 2. तो ये हो गया 10 to the power minus 2, तो 10 to the power 10, तो 10 to the power 11, तो 2.5 into 10 to the power minus 12. So that is 2.5 picofarad. Right? The current at resonance. Current is voltage upon resistance. At resonance, current is voltage upon resistance. So current is 0.1 upon 50. 50. So that is 2 microampere है ना, क्योंकि ये मिली एम्पियर है ना, तो इसमें 10 to the power minus 3 और आ जाएगा, तो 2 मिली microampere. The Q factor of circuit resonance is, Q factor कितना होता है? Q factor होता है 1 by R root L by C. 1 by 50 root L 10 to the power minus 2 C 2.5 into 10 to the power minus 12. तो ये हो गया 10, 5, कितना आया? चेक कर लेना जो भी आ जाएगा. ठीक है, सॉल्व कर लेना.
द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस इज सेम जो रेजिस्टेंस होगा, राइट?